कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? नहीं नहीं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अच्छा, उससे पहले कौन सा कार्यक्रम पढ़ा था? नो बैग डे। उससे पहले विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम। अच्छा, नो बैग डे कब से शुरू किया हमने? कब मनाया जाता है? शनिवार को। पहले शनिवार को क्या होता है? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। अच्छा, गतिविधियां कक्षा वाइज होती है क्या? स्कूल वाइज? कक्षा समूह वाइज। पहली और दूसरी का? तीसरी और पांचवी का? फिर छठवीं से आठवीं का? फिर 9-10 का? और 11-12 का? फिर उसके बाद हमने RKSM भी के पढ़ा, जिसका पहला उद्देश्य बताओ? लर्निंग लॉस को रिकवर करना। दूसरा बताओ? शिक्षकों के कार्यभार में कमी लाना। अच्छा, ये एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत कितने आकलन होते हैं? 3 आकलन होते हैं, लिखा हुआ है अपना। अच्छा, इसके तहत ऐप लॉन्च कर दिया गया, क्या नाम है? कब लॉन्च किया गया? और कार्यक्रम कब शुरू हो गया था? 11 जुलाई को ही हो गया था। फिर वर्तमान में इसका नाम बदल दिया हमने, क्या रखा है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यहीं तक पढ़ा है। उसके बाद हमने कहा नवाचारों में 5-7 मिनट का समय और होता तो कंप्लीट करते, तो आज कर लेते हैं ना। एक कार्यक्रम लिखो अगला। एक कार्यक्रम का नाम है मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट। कार्यक्रम का नाम है मिशन स्टार्ट। कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 5 सितंबर को। कौन सा दिवस आता है? 2023 को। कौन सी सरकार का है? कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का। नवाचार लिखो, मिशन स्टार्ट। क्या बता सकते हैं कौन सी से कौन सी क्लास के लिए? तुक्का लगाओ। 1 से 12 या 1 से 5 या 1 से 10। लिखो 9 से 12। 9 से 12। ये गीत सुना है क्या? चलती है क्या 9 से 12? वो नहीं है ये 9 से 12 कक्षा है। कक्षा 9, 10, 11 और 12। अच्छा, क्या कार्यक्रम है? देखो, सितंबर में शुरू हुआ है, आगे आ रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठंड होती है भयंकर। अच्छा, इसमें क्या कि कक्षा में, स्कूल में कुछ जो बड़े बड़े शरीर में कदकाठी के बच्चे होते हैं ना, 9 से 12 के, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। उनके क्या बनाए जाते हैं? ग्रुप बनाए जाते हैं। यदि किसी भी शिक्षक की या शिक्षिका की नहीं आ रही है, थोड़ी बेस बढ़ा दे। कल नहीं थे क्या आप? कल संडे था ना आपका? हाँ, नहीं तो आज बेस की आवाज़ मांग नहीं करते आप लोग। कल कार्यक्रम था R&R। अगले में बुलाएंगे आपको। अभी आप क्या बेच के आया ही है। पहले ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुला ले तो आप सहंदे ज़्यादा हो जाओ, इसलिए आपको अभी रोक के रखा जाता है, लास्ट में बुलाया जाता है। फिर उसमें होता है धमाल। धमाल मतलब फुल डांस, फुल पूरा हॉल में। वो फिर वो यही गाने बजते हैं वहाँ। अब सुनो, मैं बताऊं। 5 सितंबर को चले इस कार्यक्रम में कुछ विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए गए और उन विद्यार्थियों के ग्रुप बना के प्रत्येक एक ग्रुप के पास एक मोबाइल फ़ोन रखा गया।
और उसके नंबर जितने भी शिक्षक और शिक्षिका थे उनको सबको दे दिए गए। जब भी उनकी मान लो सर्दियों में मोटरसाइकिल या स्कूटी या गाड़ी बंद पड़ जाए तो फिर वो धक्का लगा के उसको स्टार्ट कर सके, इसके लिए वो जब चाहे तब उनको कॉल कर सकते थे। और नाम क्या हो गया? मिशन स्टार्ट। देखो नाम से तो ऐसा ही लग रहा है ना, मिशन स्टार्ट। ऐसा ही था क्या? तो आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाए, जाते ऐसे ग्रुप के नाम ले लेना है, नंबर ले लेने हैं, और फिर उन बच्चों को फ़ोन करना है कि आ जाओ भाई मिशन स्टार्ट के तहत। हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, शिक्षकों की पोस्ट खाली है, या फिर शिक्षक कहीं ना कहीं इधर उधर अपने छुट्टी पर चले जाते हैं, या किसी काम से चले जाते हैं, या कहीं डेपुटेशन पे चले जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा समस्या रहती है कि उन बच्चों की क्लास बाधित होती है। अच्छा, शिक्षकों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षक तो अगले बैच को पढ़ा देंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए वो समय एक बार ही आना है, इसलिए उन बच्चों की क्लास बाधित नहीं हो। अतः उन बच्चों को ई कंटेंट के रूप में, मतलब ऑनलाइन पढ़ाए जाने के लिए कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या है? मिशन स्टार्ट। और आपको पता है ऑनलाइन बच्चे कौन पढ़ सकते हैं? 9 से 12 वाले बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे ऑनलाइन कक्षा नहीं ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा तो उनके लिए कुछ आवश्यक संसाधन हमें लाने पड़ेंगे। संसाधन का मतलब प्रत्येक स्कूल में ऐसा एक एक पैनल दिया गया, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, 4K इंटरेक्टिव पैनल दिया गया। और इसके अलावा नहीं है 2023 के बाद में आया है, पहले नहीं था, अपने टाइम में नहीं था। एक एक पैनल दिया गया। इसके अलावा कंप्यूटर लैब तो या तो बना हुआ था या और बना दिया गया, या उसमें इंटरनेट की सुविधा कर दी गई, सारी सुविधा करके, और जो भी क्लास बच्चों की खाली होगी थी ले जाके उस कमरे में बिठा देते हैं ताकि उन बच्चों की वो क्लास चलती रहे। अब आप ये भी तो देखोगे ना कि उनको ऑनलाइन पढ़ाएगा कौन, हम कौन से चैनल से पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे। तो आपको याद है हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रखा है ई कक्षा, जिस पर पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और CWSN सब बालकों के लिए हमने वीडियो डाल रखे हैं। तो ई कक्षा कार्यक्रम या फिर मिशन ज्ञान ऐप, मिशन ज्ञान ऐप है जिस पर वो सारे वीडियो उपलब्ध है, उसको इसमें, उन वीडियोस को इसमें डाउनलोड करके रखा जाता है और फिर उन वीडियो को चला दिया जाता है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्टली चला दिया जाता है। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या हो गया? मिशन स्टार्ट। कब से शुरू हुआ? 5 सितंबर 2023 को। कौन सी क्लास के लिए? 9 से 12 के लिए। लिखो, अगली लाइन लिखो। लिखो, इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक विहीन विद्यालयों में इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक विहीन विद्यालयों में इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक विहीन विद्यालयों में बालकों की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए, बालकों की पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए, बस है, उन्हें ई कक्षा, उन्हें ई कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ई कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। अगला कार्यक्रम लिखो, स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम।
उर्मिला, आपके इस कमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। घर पे आप सुनिश्चिंत रहे और पढ़ाई का आनंद लें। हैं? सही है ना? मतलब बीच बीच में स्क्रीन ब्लैक हो रही है, ध्यान देने योग्य बात है। हैं? इनके हाथ में नहीं है ना वो, चले जाना और इनके हाथ में नहीं है ना वो तो इंटरनेट की समस्या है ना। क्लास एक समस्या आ रही है ऑनलाइन में, उसको आगे फॉरवर्ड करो। कर दिया? वो स्क्रीन ब्लैक हो रही है समय समय पर। ओके, हो गया, आगे भेज दिया गया है, समाधान हो जाएगा। इनको भी क्या देख के भेजना होता है तो, कि आपकी समस्या को आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। नहीं तो क्या कई बार ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे ही भेज देते हैं। जैसे मान लो कोई भी कमेंट आया, जब 2-4 बार ज़्यादा आ जाता है ना कमेंट, तो तुरंत प्रभाव से कहते हैं आपके कमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, तुरंत प्रभाव से भेज देते हैं। तो इनको भी देख के भेजना पड़ता है। एक बार मैं ऐसे ही क्लास में बातचीत कर रहा था, मैंने कहा जिनके 2 से ज़्यादा संतान होगी उनके नौकरी में समस्या रहती है। संतान 2 ही हुई है। जिनके जिनके 2 से ज़्यादा संतान होगी उनको नौकरी में समस्या होती है, मैं ये कह रहा था। तो बोले नौकरी में कैसे समस्या होती है? तो मैंने कहा नौकरी में समस्या ये होती है कि यदि नौकरी लग गया और उसके बाद 2 से ज़्यादा संतान हो गई तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, या फिर प्रमोशन में समय लगता है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पनिशमेंट दिया जाता है कि आपने 2 से ज़्यादा संतान उत्पन्न कर लिए, इसलिए आपको 3 साल बाद या 4 साल बाद बाकी लोगों से प्रमोशन दिया जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं रहती हैं। बाकी ऐसा नहीं कि भाई नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नौकरी से निकाला विकाला नहीं जाता है। उतने में एक का कमेंट आया कि सर हम 5 बहन भाई हैं और हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उतने में इधर से वो जब कमेंट 2-3 बार किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर से लिख के भेज दिया आपकी समस्या को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जल्द से जल्द समाधान मिल जाएगा। तो अब तो क्या है, वो तो पहले फॉरवर्ड करते तो होता, मैंने कहा अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन चलो अपने तो इधर आ जाओ, स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। हाँ, अब क्या फ़ायदा है उसमें, अब कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम में क्या होता है, स्कूल के बाद भी स्कूल, स्कूल आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद भी स्कूल। अब स्कूल के बाद भी स्कूल का मतलब बच्चों को स्कूल, जैसे मान लो 4 बजे छुट्टी हो रही है तो उन बच्चों को आप लोग स्कूल में रख के और पढ़ाओगे, रात को भी उनको स्कूल में ही रखा जाएगा और सुबह फिर स्कूल आ जाएगी। तो स्कूल के बाद में स्कूल, आपने शाम को पढ़ा दिया, सुबह जल्दी उठ के पढ़ा दिया और फिर स्कूल वाले टाइम में तो पढ़ ही रहे हैं, तो स्कूल के तुरंत बाद क्या मिल रही है उनको? स्कूल। ऐसा संभव है क्या? अरे ऑनलाइन तो संभव है ना, ऑनलाइन तो संभव है ऐसा। हमने इस कार्यक्रम को इसके साथ ही शुरू किया 5 सितंबर 2023 को। अच्छा, 5 सितंबर 2023 को हमने ये कहा कि देखो जरूरी नहीं है बच्चों की, स्कूल में तो हमने व्यवस्था कर दी है कि वो किसके माध्यम से पढ़ लेंगे, उस पैनल के माध्यम से बैठ के पढ़ लेंगे जब शिक्षक नहीं होगा तो। लेकिन जब बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आती है, उनको पढ़ाई का ज़्यादा लोड रहता है, तो सरकार ये चाहती है कि उनको अलग से अतिरिक्त कक्षाएं और दी जाए 10वीं 12वीं क्लास के बोर्ड को। जब उनको अलग से कक्षाएं दी जाए तो स्कूल के बाद में दी जा सकती है, स्कूल में तो वो क्लासें ले ही रहे हैं। उन बच्चों के लिए शाम को जैसे 4 बजे बैच कंप्लीट हो गया, 4 बजे के बाद में वो घर गए, उसके बाद फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके वो तैयार हुए, तो 5 बजे से उनके ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव कक्षाएं देते हैं। जैसे आपके उत्कर्ष में लाइव कक्षाएं चलती है ना, वैसे उस ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की लाइव कक्षाएं सुचारू की जाती है। वो शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दी जाती है। तो बच्चों को स्कूल के बाद भी कैसा अनुभव होता है? स्कूल का अनुभव होता है। और फिर वो बच्चे सो जाते हैं, सुबह उठ के वापस कहाँ आ जाते हैं? स्कूल आ जाते हैं। इसका मतलब स्कूल के बाद भी क्या है? स्कूल कार्यक्रम। लिखो, क्या लिखा है आपने? 5 सितंबर 2023 लिख दिया? लिखो, इसके तहत बोर्ड कक्षाओं के लिए
बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूल समय के बाद, स्कूल समय के बाद स्कूल समय के बाद ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर, ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर लाइव कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। उपलब्ध करवाई जाती है। एक लिखो प्रखर राजस्थान अभियान, प्रखर राजस्थान अभियान। प्रखर राजस्थान अभियान का मतलब ये कार्यक्रम कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का नवाचार है। कौन सी क्लास के लिए है? 1 से लेकर 8 तक के लिए है। इसको हम लोग अलग अलग चरणों के रूप में अभियान में चलाएंगे। तो इसका प्रथम चरण जो चला था ना, वो चला था 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024। सितंबर से 2 अक्टूबर 2024। ध्यान रखिएगा, ये सबसे नवीन कार्यक्रम है अपने, ये मान लीजिए। इसके बाद हमने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जो नवाचार के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। प्रखर राजस्थान अभियान राज्य सरकार का नवाचार है। कौन सी क्लास के लिए शुरू किया गया? 1 से 8 के लिए। और इसका पहला चरण कब शुरू हुआ है? 9 सितंबर। 9 सितंबर अभी गया है ना, अब तो नया सेशन आ रहा है। तो 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक पहला अभियान के रूप में चरण चला। बाद में तो ये कार्यक्रम तो सुचारू है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 9 सितंबर को अपने माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब ने। झालावाड़ जिले के एक जगह का नाम है कनवाड़ी। क्या नाम है? कनवाड़ी। उस झालावाड़ के, कोई झालावाड़ से है क्या आप में? कोई नहीं है। आसपास से कोई कनवाड़ी का नाम सुना हो? वहीं से शुरुआत की थी, झालावाड़ के कनवाड़ी से शुरू की थी। और इस कार्यक्रम को 1 से 8 के लिए चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बालकों के पठन कौशल का विकास करना। इसके लिए हमने स्कूल में एक कक्षा 7, जो कालांश 7 होता है ना, 7वां पीरियड जो होता है, उस 7वें पीरियड को एक आरक्षित कर दिया गया कि बच्चों के केवल और केवल एक पीरियड, जो 7वां पीरियड है, इसमें हमेशा बच्चों के पठन कौशल का विकास किया जाएगा। कौन से अभियान के तहत? प्रखर राजस्थान अभियान के तहत। तो बच्चों में पठन यानी वाचन, बच्चा पढ़ सके, वाचन कर सके, इस कौशल को विकसित करने के लिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी है। लिखो, देखो इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के तहत बालकों के पठन कौशल को विकसित करने के लिए पठन कौशल को विकसित करने के लिए पठन कौशल को विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हो गया? ठीक है। एक तो आप पूछ रहे हैं कि सर RKSMB की ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं नहीं लिखवाई है। वो मैंने जानबूझ के ही नहीं लिखवाई है, क्योंकि अब वर्तमान में वो संचालित नहीं है। वो ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं वर्तमान में नहीं आ रही है। वर्तमान में इसको हम लोग केवल उपचारात्मक शिक्षण के रूप में चला रहे हैं। वो जो पहला उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा है। पहला उद्देश्य तो केवल एक ही सेशन में पूरा किया था। इस कार्यक्रम का हमने स्वरूप बदल दिया है। तो पहली बात तो वो पूरा नहीं हो चुकी है। दूसरी बात ये भी होता है कि एक हल्का सा अनुभव ये कहता है कि एक सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम को दूसरी सरकार के समय पेपर में नहीं पूछा जाता है, संभावनाएं बहुत कम रहती है। और दूसरी बात ये, जो RKSMB की ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं थी वो केवल एक ही सेशन के लिए चलाई गई थी, जो विशेष नाम से चलाई गई थी। इसलिए उन ब्रिज पुस्तिकाओं को हमारे पूछने की संभावना अब बिल्कुल नगण्य हो गई है, बिल्कुल शून्य हो गई है, नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि पहली बात तो सरकार उसने चलाया, अब सत्ता चेंज हो गई। सत्ता चेंज हो गई तो सत्ता ये कभी नहीं चाहती है कि दूसरे वाली सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां गिनाई जाए, ये कतई नहीं होता है। अगर स्कूल के बाद भी क्लासेज लगती है तो बच्चे रिवीजन कैसे करते होंगे? इसके अलावा उन्हें आराम भी चाहिए। आपको लगते हैं राजस्थान के बच्चे की इतना जितने कार्यक्रम चला दिया उतना पढ़ ही लेंगे? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। देखो, सरकार का उद्देश्य है, कार्य है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर बोर्ड एग्जाम के नज़दीक बच्चे इतने पैनिक हो जाते हैं और इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उनको आराम वाराम नहीं चाहिए होता है, उनको केवल पढ़ाई चाहिए होती है। फिर सभी क्लासेस सभी बच्चे अटेंड करें ये जरूरी नहीं है। जो सब्जेक्ट उनका वीक है वो सब्जेक्ट की क्लासेज अटेंड करते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं कि वो बच्चा सारी शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासें ले। जो सब्जेक्ट उसका वीक है और जो टॉपिक उसका वीक है उसकी वो क्लासें लेते रहते हैं। लेकिन अब चाहिए भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? 9 से 12 के लिए, 1 से 8 वालों के लिए तो हम लोग दबाव नहीं बना सकते हैं RT एक्ट के अनुसार, लेकिन 9 से 12 वाले बच्चों को हम लोग अलग से पढ़ा सकते हैं। हो गया? आगे चलिए। बस हो गए कार्यक्रम, इनोवेशंस हो गए, हमारे नवाचार हो गए हैं। क्या? हाँ, कुछ नहीं है, ऐसे फाउंडेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। हाँ हाँ, शिक्षा में ऐसे फाउंडेशन बहुत काम कर रहे हैं ना, बहुत NGO काम कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई नवाचार नहीं है। अब जो कुछ आपके दिमाग में और चल रहा है ना, वो सारा योजनाओं में क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारी प्लानिंग भी तो हमारे सामने आने वाली है कि क्या प्लानिंग है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे नवाचार हो गए। अब हम लोग प्लानिंग में पढ़ लेंगे जो चीज़ें शेष रही है। पहला बिंदु कंप्लीट हो गया है, दूसरा बिंदु लिखो। याद है किसी को दूसरा बिंदु कौन सा है? हैं? विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां, दूसरा बिंदु वही है। तो आप लोग हेडिंग लगाओ, प्रबंधन एवं समितियां। प्रबंधन एवं समितियां। प्रबंधन एवं समितियां। बेटा याद रखना, वो डायल फ्यूचर वाला और बताना है आपको ना, बताया नहीं मैंने? डायल फ्यूचर बता दूंगा जब योजनाएं पढ़ेंगे, तो याद रखना आप में से किसको याद रह जाए। एक डायल फ्यूचर का नाम और लिखवाना है। अब तो क्या कि हमने हेडिंग लगा ली है, तो मैं हेडिंग आपको कटवाऊंगा वापस, तो आपको बहुत दर्द होगा कि यार हैं, जगह पड़ी है क्या? नहीं भी हो तो उसमें तो आधी लाइन लिखनी है। देखो सुन लो एक बार, एक कार्यक्रम है डायल फ्यूचर। क्या है? डायल फ्यूचर। कब शुरू हुआ है ये? 27 जून को। कब शुरू हुआ है? और 27 जून 2023 को। कब शुरू होता है? 27 जून 2023 को। क्या किया जाता है इस कार्यक्रम में? हैं? इस कार्यक्रम में एक एक मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, टोल फ्री नंबर। उस पर कोई भी बच्चा और कोई भी शिक्षक फोन घुमा सकता है और अपने भविष्य के बारे में जान सकता है।
ये 9 सितंबर से 2 नवंबर नहीं है भाई, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर है। ये एक बैच में मैं लिखवा तो रहा था 9 सितंबर से 2 नवंबर, लेकिन उसमें मैंने गलती से 2 अक्टूबर लिखवा रहा था, लिखवा दिया 2 नवंबर। ये गांधी जयंती के अवसर पर पहला चरण समाप्त हो गया था इसका, गांधी जी वाली जो 2 अक्टूबर को जयंती आती है ना उस पर। फिर बाद में मैंने उस बैच में चेंज करवा दिया था, लेकिन आपने जहाँ से देखा है ना उसमें शायद हो सकता है कि चेंज करने से पहले देख लिया होगा। 2 अक्टूबर ये लगभग 3 सप्ताह का ये कार्यक्रम चलाया गया था, अभियान जो चलाया गया था। तो डायल करते और क्या जानते हैं, भविष्य जानते हैं, ताकि बच्चों को ये पता लग जाता है कि मेरा भविष्य कैसा है। यदि भविष्य सुनहरा है तो फिर उसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, और यदि भविष्य अंधकार में है तो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों के लिए समाधान हो गया, बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ेगा अब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है ना फ्यूचर को लेकर, वो होती है क्लास 10वीं के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है। जैसे ही बच्चा क्लास 10वीं उत्तीर्ण करता है उसके सामने एक बड़ा संकट होता है कि वो कौन सा संकाय चूज करे, भाई कौन सी फैकल्टी ले, वो आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए। फिर जब वो फैकल्टी चूज कर लेता है तब उसके सामने अगली समस्या होती है कि वो बच्चा कौन से सब्जेक्ट को चूज करे। उसमें भी कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट को वो चूज करें, किस फैकल्टी में और किस सब्जेक्ट में क्या स्कोप है, उसका क्या क्षेत्र है, आगे जाके वो बच्चा उसमें क्या कर सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये बात उस बच्चे को पता नहीं होती है। इसके लिए 27 जून 2023 से राजस्थान में एक पिछले 2 सेशन से एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम का नाम डायल फ्यूचर है, जिसके तहत किसी एक लेक्चरर को एक स्कूल में पथ प्रदर्शक बनाया जाता है, मतलब रास्ता दिखाने वाला। और पथ प्रदर्शक से जो 10वीं उत्तीर्ण बच्चे हैं वो आकर सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, वो उन्हें काउंसलिंग देता है और वो उन्हें पूरा इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इस क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे ऐसे जा सकते हैं और ये स्कोप है। इसके लिए जो कार्यक्रम चला उसका नाम क्या है, डायल फ्यूचर। तो एक लाइन में लिख लोगे आप, ये तो 27 जून 2023 हो गया। फिर लिख लोगे इसके तहत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण मैंने आपकी बुक 3 जून को ऑर्डर की थी, 14 जून को मुझे आपकी पुस्तक प्राप्त हो चुकी है, धन्यवाद। अब पढ़ाई करो, लिखो। इसके तहत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों, इसके तहत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संकाय एवं विषय चयन के लिए, संकाय फैकल्टी नहीं होती है, संकाय एवं विषय चयन के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। मार्गदर्शन दिया जाता है। बस अब हो गया भाई, अब प्रबंधन बढ़ाओ। अब देखो ये प्रबंधन थोड़ा सा समझने वाला बिंदु है। हालांकि ये जो मैंने टॉपिक लगाया है ना, प्रबंधन एवं समितियां, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां, इसका तो आपके बीएड और डीएलएड में तो पूरा एक सब्जेक्ट था, कंप्लीट एक सब्जेक्ट था जिसको स्कूल मैनेजमेंट के नाम से जानते थे हम लोग। वही सब्जेक्ट यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में दे दिया है और इसके 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रबंधन की तरफ से पूछा जाता है और एक समितियों की तरफ से पूछा जाता है। अब हम लोग इसको कितना शॉर्ट में कर लें कि वो सवाल भी क्लियर हो जाए और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़े। तो पहले हम लोग इस प्रबंधन की थ्योरी को जानने वाले हैं कि प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन कैसे आया, प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें होती है, प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए कमेटीज कौन कौन सी काम करती है, और उसमें एक मुख्यतः एक कमेटी काम करती है जिसका नाम होता है एसएमसी। क्या नाम होता है, नाम सुना है ना आपने, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो उस कमेटी को भी हम लोग विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा किस पर कर लेते हैं, प्रबंधन पर। आप लोग देखना ना, लिखना नहीं है। मैंने एक शब्द लिखा है प्रबंधन और मैंने एक शब्द लिखा है प्रशासन।
इन दोनों को कई बार लिख चुका हूं मैं। प्रशासन का मतलब क्या होता है? नीतियां निर्मित करना। और प्रबंधन का मतलब है, प्रबंधन का मतलब उन नीतियों को लागू करना। मुझे बताइए इनमें से व्यापक अवधारणा कौन सी है? प्रशासन, क्योंकि प्रबंधन इस प्रशासन का ही एक भाग है, अलग से नहीं है। इस प्रशासन का ही एक भाग क्या है? प्रबंधन है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि एक सब्जेक्ट हुआ है हमारा जिसका नाम है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्या निकल के आया है? प्रबंधन निकल के आया है। इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक कौन है? आप में से कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है क्या? कोई नहीं रहा कॉमर्स का? वेरी गुड, काम आ जाएंगे आप, है ना। अच्छा, आप में से किसी ने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की है क्या? इसका मतलब है एक ही आदमी है जो काम आ सकता है, जो कॉमर्स से संबंधित है। अच्छा, आप में से किसी ने आरएस मेंस लिया है क्या, लिखा है क्या, या उसकी तैयारी की है क्या? मेंस फाउंडेशन की कोई तैयारी की हो किसी ने? आपको लग रहा है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? आरएस मेंस लिखा है क्या? अरे तो अपने आप पे हंस क्यों रहे हो? अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, लिखेंगे आगे। स्कूल में बैठे बैठे क्या करेंगे? हैं? वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक है। वुड्रो विल्सन किसके जनक है? लोक प्रशासन के जनक। इन्होंने एक लेख लिखा था, अच्छे आदमी थे ये, और अच्छे आदमी क्या लिखते हैं? ये किताब लिखते हैं। लेख मतलब क्या लिखते हैं? किताब लिखते हैं। वुड्रो विल्सन ने किताब लिखी थी, कौन सी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, इसका ये लेख बहुत प्रसिद्ध है। इस लेख के कारण ही हम लोग लोक प्रशासन के जनक किसको मानते हैं? वुड्रो विल्सन को मानते हैं। यहीं से, इस लोक प्रशासन से ही किसका जन्म हुआ है? प्रबंधन का। हालांकि ये जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन का उपयोग हम लोग प्रारंभ में केवल और केवल व्यापार जगत में किया करते थे, या फिर उद्योग क्षेत्र में किया करते थे। मैनेजमेंट हम लोग कौन से क्षेत्र में काम में लिया करते थे? व्यापार और उद्योग में। लेकिन ये धीरे धीरे मैनेजमेंट इतना फैल गया कि आज हर क्षेत्र में और हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है, इसको उपयोग में लिया जाता है। आज बिना कोई संगठन बिना मैनेजमेंट के चल ही नहीं सकता है। बिना मैनेजमेंट के संगठन मृत समान होता है। इसका मतलब आज हर क्षेत्र में और हर जगह हम लोग किसको काम में ले रहे हैं? मैनेजमेंट को। अब ये मैनेजमेंट होता क्या है? तो आपको पता है प्रबंधन जो शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? किससे बना हुआ है ये? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से बना हुआ है। ये मैनेजमेंट जो शब्द है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मैनेज, मैनेज यानी व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था। एक होता है मैन, मैन का उपयोग यहां लिया जाता है मानवीय संसाधन से। किससे लगाया जाता है? मानवीय। अच्छा, संसाधन तो जानते हैं कि आप लोग? सामान्यतः 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक तो होता है मानवीय संसाधन, एक होता है भौतिक संसाधन। आप स्कूल में जाइए, जाइए मतलब स्कूल के बारे में सोचिए। स्कूल में आप देखते हैं 2 प्रकार के संसाधन हैं। वहाँ जो स्टूडेंट, वहाँ जो टीचर्स, वहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ जो समुदाय के लोग, वो सभी मिलके तो है मानवीय संसाधन। वो उन सभी तो मानवीय संसाधन में आते हैं। और जो स्कूल की बिल्डिंग, खेल मैदान, टेबल कुर्सी, चौक, बोर्ड, पंखे, ये सारी चीज़ें हैं भौतिक संसाधन। कैसे संसाधन है? भौतिक संसाधन। तो मैं यहाँ मेन का मतलब किससे लगा रहा हूँ? मानवीय संसाधन। और टी यानी चाय, टी यानी टैक्टफुली। टैक्टफुली यानी होता है कुशलता पूर्वक। क्या होता है? कुशलता पूर्वक या चतुराई पूर्वक। इसका मतलब मानवीय संसाधनों द्वारा किन्हीं कार्यों को कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधन बोलते हैं। मानवीय संसाधनों द्वारा किन्हीं कार्यों को
कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना। अरे कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना होता है, ऐसे व्यवस्था तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कुशलता पूर्वक व्यवस्थित करना होता है। जैसे मान लो आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपके दिमाग में आया कि यार मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट तो हर जगह चलता है ना, मैनेज तो हर जगह चलता है। तो आपने धीरे से एक पड़ोसी से कहा, है क्या तेरे पास, है क्या? तो उसने कहा क्या? मिराज। पड़ोसी ने कहा है, बोले दे दे। उसने निकाल के आपको दी, आपने चुपके से नीचे लगाई। उतने में यूँ यूँ कर रहे थे, उतने में मेरी नज़र चली गई। अरे मैंने कहा यार मिराज खा रहा है आप? तो बोले नहीं नहीं सर मिराज नहीं है, वो तो आपने कार्य तो किया है, लेकिन कार्य को बहुत चतुराई पूर्वक नहीं किया है, बहुत कुशलता पूर्वक नहीं किया है। और एक धीरे से इशारे में उसने कहा क्या? खुराक। उसने धीरे से चुपके से निकाल के दी, आपने नजदीक से निकाल के फाक ली, किसी को पता ही नहीं लगा है। कार्य तो उसने भी किया था और कार्य आपने भी किया है, लेकिन दोनों में फर्क हो गया कि आप मैंने मैनेजमेंट किया और उसने मैनेजमेंट नहीं किया है। इसका मतलब व्यवस्था करना होता है। व्यवस्था कैसे? कुशलता पूर्वक व्यवस्था करना होता है। आप किसी शादी विवाह के प्रोग्राम में जाते हैं, आप गए, आपने देखा वहाँ बहुत अच्छा टेंट लगा हुआ है, चारों ओर वो स्टॉल लगी हुई है खाने वाने की। हम लोग जैसे टेंट के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही हमने देखा कि वाह क्या खाने की खुशबू आ रही है। हमारा तो पहला टारगेट वही होता है। हमने प्लेट उठाई और प्रारंभ से लगे आराम से मस्ती से, एक काजू कतली ली, 2 रसगुल्ले लिए, 3 गुलाब जामुन लिए, थोड़ा घेवर लिया, लेते 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 पूरी मिठाई से जब यहाँ तक आ गए तो फिर कहा अब इसको दिखाने के लिए चाहिए, तो फिर थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी ली। उसके बाद आप चले गए चाइना में, वो जो इस तरफ लगे रहते हैं ना, हाँ, फिर आपने वो वहाँ बर्गरन पिज़्ज़ान वो अल्लड़न बल्लड़ सारा ले लुकेन आराम से मस्ती मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है, हल्की हल्की वो ट्यून बज रही है, खाना खा रहे हो, आराम से जम के खाया। उसके बाद जम के खाने के बाद आपने कहा कि यार अब लास्ट में क्या, आइसक्रीम, कॉफ़ी या दूध जलेबी? आइसक्रीम, चलो जो भी है आपने वो लिया। उसके बाद आराम से मस्ती से वहाँ बीच में लग रहे सोफा, उस सब कुछ खा पी के पूरा यहाँ तक भर के, और फिर उस सोफा पर बैठते हुए कहा कि यार क्या मैनेजमेंट है। यही कहा ना आपने, क्योंकि आपको आराम आराम से मिल गया, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हो गई। अच्छा, उसी प्रकार के एक शादी विवाह में जाते हैं, उसी प्रकार का टेंट लगा हुआ है, टारगेट अपना वही था, हमने प्लेट उठाया और उसके बाद आगे स्टॉल पर। अच्छा, स्टॉल पर भीड़ भाड़ लगी हुई है, चीजें तो वही है, आदमी उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई है, इसलिए ऊपर से प्लेट देते हैं, भाई एक रसगुल्ला डालते हैं, वो चाशनी दूसरे पर गिर रही है, वो दूसरा कह रहा है कि क्या है भाई यार ध्यान नहीं रखते, और फिर भी अगले के पास जाते हो, बोले पहले गुलाब जामुन ले लो, और भाई एक तो डाल दे न रे, रुक जा अभी तो मुझे ले लेना दे, मुझे एक बात छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ देंगे, यहां तक तो भरेंगे, बस थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ी मेहनत लग जाए। उसके बाद लास्ट में आइसक्रीम लेते हुए जबरदस्ती, और फिर आइसक्रीम खाके फिर उस सोफा पर बैठते हुए कहते हैं कि यार मैनेजमेंट सही नहीं था। अगले की तो बैंड बजा दी आपने, पूरा खाया है, लेकिन आप कहते हैं मैनेजमेंट सही नहीं था। इसका मतलब पहले वाले कार्यक्रम में भी वही संसाधन थे, वही व्यक्ति थे, उतना ही खर्चा था, वही वस्तुएं थी, और दूसरे वाले में भी सेम था, लेकिन बात यह थी कि पहले वाले ने जो व्यवस्था की थी ना वो बड़ी कुशलता पूर्वक की थी, और दूसरे वाले ने जो व्यवस्था की थी ना उसमें यह टैक्टफुली का काम नहीं लिया गया, बहुत कुशलता पूर्वक कार्य नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें मैनेजमेंट सही नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि प्रबंधन का मतलब होता है मानवीय संसाधनों द्वारा किन्हीं कार्यों की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करना। क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रबंधन पर। अब मैं प्रशासन पर नहीं जा रहा हूं, प्रबंधन का पर सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था ना उसका नाम था वुड्रो विल्सन, पीटर ड्रेकर। क्या नाम है? पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर नाम का वह विद्वान था जिसने सर्वप्रथम इस प्रबंधन पर एक साइंटिफिक स्टडी, मतलब एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था, मतलब इसका अध्ययन किया था। और ये पीटर ड्रेकर अच्छा आदमी था, और अच्छे आदमी क्या करते हैं? किताब लिखते हैं। क्या करते हैं? किताब लिखते हैं। और इसने भी किताब लिखी। इसने किताब लिखी
द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इसने पूरा समझाया कि प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन के बारे में पूरी डिटेल दी। इसलिए इस पीटर ड्रेकर को हम लोग प्रबंधन का गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंधन का गुरु कहते हैं। और इन्होंने एक परिभाषा भी दी। इन्होंने कहा कि एक तो ध्यान रखना है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य आपके कैसे होने चाहिए? पूर्व निर्धारित आपके टारगेट्स होने चाहिए। उसके बाद में संसाधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संसाधन होने चाहिए। और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त करने के लिए आपका प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वो प्रयास कभी भी एकल नहीं होता है। कैसा होता है? सामूहिक प्रयास। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधन बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी मैनेजमेंट एकल प्रयास से नहीं होता है। कैसे होता है? सामूहिक प्रयास का मतलब सब लोग मिलके करें। ये कह रहा है कि सामूहिक प्रयास का मतलब, समूह बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मानवीय संसाधन आपस में मिलकर काम करें। मानवीय और भौतिक संसाधन दोनों मिलकर काम करने चाहिए, वो समूह बन जाएगा। जैसे आप लोग अपनी रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं ना, तो ये पेन, रजिस्टर और आप तीनों मिलकर आपने क्या बना लिया? एक समूह बना लिया। तो वो एक सामूहिक प्रयास हो गया है। आप एकल प्रयास के द्वारा उस प्रक्रिया को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी प्रक्रिया कर अपनानी पड़ती है? सामूहिक प्रयास। थोड़ा सा लिखो, 2-3 लाइन। क्या लिखा है? प्रबंधन है वो समितियां लिखा है। देखो, एक सवाल आ रहा है कि सर कोर्स में संस्थाएं नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो पढ़नी भी है या ओनली ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपने बता दी है? नहीं बेटा, पढ़नी है वो मैंने पहले उसका तरीका बता दिया था ना, उसका कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे हमने SIQE का संचालन देखा, तो उस संचालन में अपने संस्थाएं काम आई। एक तो निदेशालय काम आया, एक RCSC काम आया और एक RSCRT काम आया। तो SIQE कार्यक्रम के तहत वो पूछ सकता है कि RSCRT क्या होता है, या ये आपका ये संस्था क्या होती है, ये संस्था क्या होती है। इसलिए हमने एक जगह पढ़ ली थी। प्रारंभ से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लिखो, प्रबंधन एवं समितियां। सबसे पहले तो ये लिखो, क्या लिखो, कहां से शुरू करेंगे? हैं? लिखो, लोक प्रशासन के जनक, लोक प्रशासन के जनक लोक प्रशासन के जनक, और आगे डेस लगा के लिख लो, कौन है? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक कौन है? वुड्रो विल्सन। अब इनकी पुस्तक भी लिख लो। पुस्तक को ऊपर उठाऊं, आवाज को? हाँ। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन। फिर पुस्तक लिखनी है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लिख दिया? फिर नीचे की लाइन में लिखो, लिखो प्रबंधन को लोक प्रशासन का ही भाग माना जाता है। प्रबंधन को लोक प्रशासन का ही भाग माना जाता है।
प्रबंधन को लोक प्रशासन का ही भाग माना जाता है। प्रशासन को प्रबंधन का ही भाग माना जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रबंधन, एक छोटा सा बिंदु लिखो प्रबंधन। और प्रबंधन में लिखो प्रारंभ में इसका उपयोग व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में किया जाता था। प्रारंभ में इसका उपयोग व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में किया जाता था। लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जाता है। कर दिया सभी क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो अंग्रेजी का मैनेजमेंट शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी का मैनेजमेंट शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। ये तीनों लिख लो इसके शब्द, मैनेज, मैन और टी। मैनेज, मैन और टी। तीनों का अर्थ भी लिख लेना है साथ में। मैनेज यानी व्यवस्था करना, मैन यानी मानवीय संसाधन, हो गया। फिर लिखो अब एक व्यक्ति का नाम लिखो नीचे, पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर, पीटर ड्रेकर। पहले तो इनकी परिभाषा लिखो, भाई पीटर ड्रेकर ने क्या कहा है। आगे डैश लगा के लिख लो। लिखो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास, किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया, किए गए सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। सामूहिक प्रयास की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन कहलाती है। लिख दिया? नीचे इनकी बुक भी लिखो। बुक, इनकी बुक लिखो, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इन्हें प्रबंधन का गुरु कहते हैं। इन्हें प्रबंधन का गुरु कहते हैं। इन्हें प्रबंधन का गुरु कहते हैं। नीचे एक दो लोगों की परिभाषाएं और लिखनी है। एक व्यक्ति लिखो, विलियम लुइक। विलियम लुइक। इसमें लिखो, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही प्रबंधन है। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना ही प्रबंधन है। एक व्यक्ति का नाम लिखो, कुंटज। कुंटज। लिखो, समूह से कार्य करवाने की कला। समूह से कार्य करवाने की कला। कुंटज में लिखना है, समूह से कार्य करवाने की कला ही प्रबंधन है। एक व्यक्ति लिखो, रोस मुरे। रोस मुरे। लिखो, निर्णय लेना ही प्रबंधन है। निर्णय लेना ही प्रबंधन है। निर्णय लेना ही प्रबंधन है। एक व्यक्ति लिखो, लॉरेंस विश्नोई नहीं, लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले। इसमें लिखो, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि
वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। एक व्यक्ति और लिखो, F.W. टेलर। F.W. टेलर F.W. टेलर लिखो, प्रबंधन ये जानने की कला है प्रबंधन ये जानने की कला है कि कौन सा कार्य करना है। प्रबंधन ये जानने की कला है कि कौन सा कार्य करना है और प्रबंधन ये जानने की कला है कि कौन सा कार्य करना है और उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। सुलभ तरीका क्या है। अच्छा, ये टेलर अच्छा आदमी था ना, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छे आदमी एक किताब लिखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो कितने लिखते हैं, 2 लिखते हैं। लिखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरी लिखी सोप मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरी लिखी है सोप मैनेजमेंट। लिख लिया क्या? सर टीचर को सामने ही रखा करो, टीचर आपका नौकर थोड़ी है जो सामने रहेगा, नहीं रहेगा। टीचर भी तो मिनक है ना, इधर उधर भाग सकता है ना, निकल सकता है ना, इधर उधर जा सकता है ना, बंद के थोड़ी रहेगा। खैर सुनो मेरी बात ध्यान से। हैं? अरे यार बैठ जाने दे यार थोड़ी देर तो। साइंटिफिक मैनेजमेंट और सोप मैनेजमेंट। सोप यानी दुकान, SHOP, यही तो बचा है ना। और मैनेजमेंट ऊपर वाले से लिख लो देख के। देखो सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अपने को प्रबंधन की वो बातें निकाल के लानी है जिनमें से एक सवाल काम आ जाए अपने। सबसे पहले तो हमने कहा कि प्रबंधन प्रशासन का ही एक भाग है, अलग नहीं है। तो पहले उसके दादा को जानना जरूरी था ना। उसका दादा था वुड्रो विल्सन, मतलब लोक प्रशासन का पिता हो गया। फिर आए हम प्रबंधन पर, क्योंकि हमें तो प्रबंधन पढ़ना है। प्रबंधन की सबसे पहले औपचारिक परिभाषा देने वाला व्यक्ति है पीटर ड्रेकर। सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति है पीटर ड्रेकर। इसलिए पीटर ड्रेकर को हम लोग कहते हैं प्रबंधन का गुरु। भाई गुरु प्रबंधन का किसको कह दिया हमने? पीटर ड्रेकर। और जब इनको गुरु कहा तो फिर इनको अच्छा लगा, फिर इन्होंने किताब और लिख दी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, किताब और लिख डाली, वो हमें याद और रखनी है। फिर उसके बाद कुछ लोग और आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रबंधन क्या है, हम बताते हैं आपको। कुछ लोगों ने जो प्रबंधन पर अध्ययन किया है उसमें प्रसिद्ध परिभाषाओं का कोई अंत नहीं है। एक परिभाषा दी है सबसे पहले किसकी लिखी हमने? विलियम लुइक। विलियम लुइक ने कितनी बड़ी बात कही है। विलियम लुइक ने कितनी बड़ी बात कही है। विलियम लुइक कहता है कि मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है,
मेरे पास नोट्स के लिए पैसे नहीं है, मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में जा सकूं, मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं जोधपुर जाके कोचिंग कर सकूं, मेरी ये कंडीशन नहीं है, मेरी ये कंडीशन नहीं है, मेरी ये कंडीशन नहीं है, मेरे पास इस कोचिंग के नोट्स नहीं है, इस टीचर से मैं नहीं पढ़ा हूं। ये कह रहा है रोजना नहीं रोना है, जो है ना आपके पास उसका इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, उनको आपको बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग में ले लेना है। जितना आपके पास संसाधन है ना, आपके संगठन के पास, संगठन क्या होता है? संगठन मानवीय और भौतिक संसाधनों से मिलकर बना हुआ एक समूह होता है जिसे हम लोग संगठन कहते हैं। यह कह रहा है कि आपके संगठन के पास जितने संसाधन है ना, आपको कितने चाहिए उस बात पर ध्यान मत दो, जितने हैं उनका उपयोग भली भांति कर लो। इसका मतलब वही प्रबंधन है, वही मैनेजमेंट है। आपके पास संसाधन आधे हैं, आधे नहीं है, आप लोग आधों के भरोसे उन आधे संसाधनों को भी उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो आपका संगठन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। इसका मतलब प्रबंधन ये कहता है हमें कि जितने हैं वो तुमको रट जाओ। हमारे पास बाकी के नोट्स है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, बाकी की क्लासें कब लगेगी, इन बाकी कोर्स कब होगा, उनसे मतलब नहीं। जो है उसका उपयोग कैसा करना है? इफेक्टिव करना है। कैसा करना है? इफेक्टिव। फिर इसके बाद एक व्यक्ति है, कौन? कुंटच। कुंटच क्या कहता है? समूह से कार्य करवाने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। अच्छा, समूह से, स्कूल में जाइए आप, आपको प्रबंधन स्कूल में ही काम में लेना है। आप मान लीजिए स्कूल के प्रधानाध्यापक है, तो निश्चित रूप से आप मैनेजर है। स्कूल का मैनेजर कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। अब आपके अधीन 10-15 शिक्षक काम कर रहे हैं। एक शिक्षक होता ना आपके अधीन, तो उसे आप कैसे ही काम करवा सकते थे? लालच देके, धमका के, डरा के, प्रेम से, इमोशनल करके, कैसे करके उस शिक्षक से कार्य करवा सकते थे। लेकिन ये कह रहा है कि एक से नहीं, समूह से अलग अलग कार्य करवाने हैं। पूरा जॉइंट, पूरा समूह है आपके पास में, 15 टीचर है, उनसे यदि आप लोग कार्य करवा रहे हैं ना, और वो भी शिक्षकों से, तो हम लोग मानेंगे कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है और आप एक अच्छे मैनेजर है, वरना नहीं है। आपको पता है शिक्षक एक काम करने लगता है, उतने में दूसरा बड़ा कहता है अच्छा चमचागिरी शुरू, तो वो भी रुक जाता है बेचारा। सभी शिक्षकों से कार्य करवाना, एक समय पर कार्य करवाना और अलग अलग कार्य करवाना, ये एक अच्छे मैनेजर की पहचान होती है। इसका मतलब मैनेजर वही हो सकता है जिसके पास लीडरशिप के गुण हो। किसके गुण हो? लीडरशिप के गुण हो, नेतृत्व के गुण हो। इसके बाद अगला, रोस मुरे। रोस मुरे क्या कहता है? निर्णय। ये तो बहुत बड़ी बात कहता है, ये तो बात तो छोटी सी है। ये कहता है डिसीजन ही मैनेजमेंट है। और डिसीजन है ना, किसी प्रबंधन का, किसी संगठन का भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। डिसीजन को फ्यूचर बोलते हैं। आज के दिन हमने जो डिसीजन लिया है ना, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा भविष्य है। ये कहता है निर्णय लेना ही सबसे। आपके स्कूल में प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, आपके अधीन 10 शिक्षक काम कर रहे हैं, आपने सबको काम तो दे दिया अलग अलग, सबके सब अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर होगी, 15 मिनट होगी, कोई एक शिक्षक आएगा आके कहेगा सर इसको कैसे करूं, दूसरा आएगा इसको कैसे करूं, तीसरा आएगा इसको कैसे करूं। क्योंकि आप मैनेजर है तो आपको बताना पड़ेगा, आपने उनको काम दिया है, वो आपके भरोसे काम कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से काम करेंगे तो कल को आप डांटेंगे, फटकारेंगे, आप कहेंगे इस काम को ऐसे कैसे कर दिया। अब आप हर बार उसे 10-15 मिनट में जब आए तो आप कहते हैं ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, देखिए ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए कई बार किसी को फ़ोन करते हैं, कई बार यूट्यूब पे जाके इसको कैसे किया जाता है, आपको पता ही नहीं, आपने डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले। कई लोग तो ये कहते रहते हैं कि सर अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया हूँ कि ग्रेड 3 की करूँ, 4th की करूँ, अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, वो अभी तक सोच रहे हैं कि किसकी तैयारी करूं। यह निर्णय ही व्यक्ति का भविष्य होता है। और निर्णय, डिसीजन तो हर जगह पड़ा होता है, हर क्षण पड़ा होता है, हमें हर जगह निर्णय लेना पड़ता है। आप बैठे बैठे निर्णय ले रहे हैं यहाँ कि यार थोड़ी झपकी सी आ रही है, झपकी ले लूं नहीं लूं, डिसीजन लेना पड़ रहा है आपको। फिर आप ये सोचते हैं कि यार ये तो मैनेजमेंट ऐसे ही चलता रहेगा और वैसे ही 2-4 सवाल आने हैं, क्या फर्क पड़ना है, एक सवाल आना है इसमें से तो एक झपकी तो मार ही लेता हूँ। निर्णय ले लिया कि आपका भविष्य है, ये आपका क्या है? भविष्य है, ये आपका फ्यूचर है। अच्छा, आप सुबह उठते ना, 7 बजे की क्लास है तो आप 5 बजे तो समथिंग उठ जाते ही होंगे। वो अलग बात है कि कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो 6:30, 6:45 मुश्किल से उठ पाते हैं। लेकिन फिर भी आपने मान लो 5 बजे का अलार्म लगाया कि यार खाना वाना भी बनाना है, नाश्ता वास्ता भी बनाना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँ,
ऐसे सोच के ना वो 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। जैसे ही 5 बजे अलार्म बजता है ना, वो एक निर्णय लेना पड़ता है, उठ जाऊं या 5 मिनट के लिए स्नूज कर दिया जाए, रोक दिया जाए। 5 मिनट के लिए रोक दिया अलार्म को, फिर करवट बदल के सोते हैं। ओह, क्या नींद आती है, क्या मीठी नींद आती है। लेकिन 5 मिनट कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर अलार्म बजता है और क्या खारा जहर लगता है वो, मतलब ऐसा जैसे पार हो रहा है वो कानों के। फिर आपको निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन अब की बार निर्णय लेने में ज़्यादा देरी नहीं होती है, क्योंकि नींद बहुत मीठी आ रही है। तो फिर आपने निर्णय लिया कि यार आज बिना स्नान किए चला जाऊंगा, इसलिए 20 मिनट बाद में उठूंगा। लेते ना, तो आपने 20 मिनट बाद का अलार्म लगा दिया। अब 20 मिनट में तो आपको इतने सपने आ जाएंगे, आप पता नहीं चांद पर पहुंच जाएंगे उस 20 मिनट की सुबह वाली नींद में। अब की बार निर्णय लेने में और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब की बार आप डिसीजन लेंगे कि कोई बात नहीं, कोई ऑनलाइन ही पढ़ लूंगा। आपने डिसीजन ये भी ले लिया कि ऑनलाइन ही पढ़ लूंगा, उत्कर्ष ने सुविधा दे रखी है। तो हाँ सर, मैं 6:25 पे उठती हूँ, पहले 4 बजे उठती थी। हाँ, दिनों दिन आलसी होते जा रहे हो, लीचड़। जब उठना था तब तो उठते नहीं हो, और जब नहीं उठना था तब उठते थे। क्यों, सही कह रहा हूं मैक्स में? जब उठने का समय आता है तब तो उठते नहीं है। अब उठो 4 बजे, ठीक है। सर ये बाजिया कौन होते हैं? मिनकों में आते हैं भाई ये। आपको पूंछ दिखाई दे रही है क्या मेरे, कि भाई 5.5 फुट की पूंछ है? हैं? क्या बात है, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया, ये मुझे सभी कहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ही हूँ। कहते हैं सर आपकी शक्ल गंगाधर के शक्तिमान से, शक्तिमान के गंगाधर से मिलती है। हाँ हाँ, सब कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं अपने आप को शक्तिमान मान लूंगा ना, तो भी प्रबंधन पढ़ाना पड़ेगा या मैनेजमेंट पढ़ाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, वापस डिसीजन ले। अब इधर आके डिसीजन लेके क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेके मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो, एक व्यक्ति और आया जिसका नाम क्या है? लॉरेंस एप्ले। तो और गजब की बात कहता है, ये कहता है कि आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप ज्वाइन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद जुलाई में ज्वाइन कर लेंगे आप। अच्छा, ज्वाइन से पहले आप ये सोचेंगे कि यार हमारा सिलेक्शन हो गया, सर ने भी इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया है, हमारे बैच के स्टूडेंट भी अच्छे थे, हम एक क्या करते हैं, हम एक पार्टी का आयोजन करते हैं। क्या करते हैं? पार्टी का आयोजन करते हैं। तो आपने एक पार्टी का आयोजन किया, हमें भी बुलाया और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को भी बुलाया, टाइम दे दिया। तो स्टूडेंट्स ने, हमने सब ने गीता भवन में एक समूह बना लिया कि भाई इतनी बजे यहाँ से चलेंगे। फिर हम आपके घर की ओर रवाना हुए। 15, 20, 25 लोग हैं, हम आराम से मस्ती से चलते आ रहे हैं। वहाँ जाके हमने देखा, जैसे ही जिस कमरे में हम गए जहाँ आप प्लानिंग करने वाले थे, प्रोग्राम करने वाले थे, जिस होटल में या जहाँ कहीं भी रेस्टोरेंट में जहाँ कहीं व्यवस्था थी, आपने देखा कि वहाँ पर बहुत गजब तरीके से आपने चेयर सजा रखी है, बहुत गजब तरीके से वहाँ वो डाइनिंग टेबल्स लगा रखी है, उस पर क्या तरीके से आपने प्लेट्स व्लेट्स जमा रखी है। इधर आपने एक बहुत अच्छा मंच बना रखा है, इधर आपने साउंड वाउंड की व्यवस्था कर रखी है, क्या फूल लगा रखे हैं, क्या गुब्बारे लगा रखे हैं, और इतना गजब तरीके से आपने सजा रखा है उसको। हमने अंदर प्रवेश करते ही हमने कहा कि वाह क्या मैनेजमेंट है। यही कहा, क्या मैनेजमेंट है। लॉरेंस एप्ले कहता है मूर्खों, ये मैनेजमेंट नहीं है। अरे वस्तुओं का निर्देशन तो कोई भी कर सकता है, भौतिक वस्तुओं का। आपने एक बार कुर्सी को जहां जमा दिया, वो कुर्सी वहीं पड़ी रहेगी, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, वो कुर्सी अपने आप उठ के नहीं जाएगी। वस्तुओं का प्रबंधन करना प्रबंधन नहीं है, वस्तुओं को इंस्ट्रक्शन देना प्रबंधन नहीं है। प्रबंधन तो है उस कुर्सी पर आकर बैठने वाले व्यक्तियों को आप कितनी देर तक रोक कर रख सकते हो, वो मैनेजमेंट है। मतलब प्रबंधन वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, प्रबंधन क्या है? व्यक्तियों का विकास है। इसका मतलब एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञान, ऐसा वैज्ञानिक विद्वान जो ये मानता है कि प्रबंधन मानवीय संसाधनों पर आधारित है, भौतिक संसाधनों पर नहीं है। इसका मतलब महत्वपूर्ण किसको मानता है? ये मानवीय संसाधनों को। कौन मानता है? लॉरेंस एप्ले। इसके बाद एक व्यक्ति आया, FW टेलर, घंटाघर पर आराम से कपड़े सिल रहा था, लेकिन पता नहीं इसके क्या दिमाग में आई,
और आके इसने प्रबंधन पर अध्ययन किया और इसने आके अपने को समझाया, बोले प्रबंधन क्या होता है। सबने अपना अपना बता दिया, विलियम लोइक ने अलग ही बताया, इसने अलग ही बताया, इसने अलग ही बताया, सबने अपना अपना प्रबंधन बता दिया। इसने कहा मूर्खों, प्रबंधन तब तक प्रबंधन नहीं है जब तक कि उसमें विज्ञान का उपयोग नहीं किया जाए। प्रबंधन तब तक प्रबंधन नहीं है जब तक कि उसमें विज्ञान का उपयोग नहीं किया जाए। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की परिभाषा बताओ। एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन को या ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि प्रबंधन मैनेजमेंट तब होगा जब आप वैज्ञानिक सिद्धांतों को इसमें लागू करेंगे, मतलब एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से कार्यों का अध्ययन करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबंधन। इसमें प्रबंधन में आके एक नई अप्रोच दी अपने को, वैज्ञानिक प्रबंधन पहली बार आया और इसने क्या प्रबंधन दिया है? वैज्ञानिक प्रबंधन। इसलिए इसे हम लोग वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन हो जाएगा? और इसने किताब भी लिख दी, वैज्ञानिक प्रबंधन और शॉप मैनेजमेंट, मतलब दुकान प्रबंधन। इसने कहा कि प्रबंधन कैसे करना है। फिर इसने आगे अपने को यह भी समझाया कि कोई भी दुनिया का संगठन होता है ना, कोई भी, वो संगठन एक विज्ञान के रूप में काम करता है और उसको विज्ञान के रूप में काम करवाना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, स्कूल, इसके अनुसार स्कूल एक संगठन है और स्कूल एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में जो टीचर है ना, वो मशीनें हैं। यदि मशीनों में समय पर ऑयल ग्रीस दिया जाएगा तो वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से करेगी। इसका मतलब ये कह रहा है, टीचर्स को समय समय पर आप वेतन भत्ते देते रहेंगे तो वो ठीक ढंग से उत्पादन करेंगे। मानवीय संबंधों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। विज्ञान जहाँ लागू हो जाता है वहाँ मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन कोई मायना नहीं रखते हैं। वहां पर उनको फैक्ट्री के रूप में समझा जाता है, मशीन की भांति समझा जाता है। तो इसने क्या कह दिया? क्या कहा इसने? F.W. टेलर, कौन सा कार्य, एक व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, मतलब बहुत सारे कार्यों में से कौन सा कार्य करना है, और उसके बाद उस कार्य को करने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, ये सबसे अच्छा ढूंढ रहा है और सबसे सस्ता तरीका ढूंढ रहा है। और 2 किताब लिख दी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और शॉप मैनेजमेंट। लिखो, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। टेलर में लिखो, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का। देखिए, अब एक व्यक्ति और आया जिसका नाम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। अब तक के जो व्यक्ति आए थे उनमें से तो सवाल पूछे कि नहीं पूछे, इसका निश्चित रूप से पूछा जाएगा, हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल, अरे बताओ, हेनरी फेयोल अच्छे आदमी थे कि नहीं थे? अच्छे। तो क्या करेंगे? बुक लिखेंगे। लिख लो, द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आज इनके सब्जेक्ट की क्लास है क्या? क्लास, सब्जेक्ट की क्लास है आज इनके सबके, लेवल 1, 2 सब सब्जेक्टों के। तो क्या ऑनलाइन वालों को नहीं मिला क्या टाइम टेबल? मिल जाएगा टाइम टेबल। आज सब्जेक्ट की क्लास है क्या? बिल्कुल है आपके सब्जेक्ट की क्लास। शायद टाइम टेबल मिल गया होगा लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं कि है क्या। अरे रो क्या? द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिख दिया। हेनरी फेयोल ने लिखा है द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब मैं समझाता हूँ हेनरी फेयोल क्या कहता है। हेनरी फेयोल बहुत महान व्यक्ति है इस प्रबंधन के मामले में। ये फेयोल साहब कहते हैं अपने को
अब तक जो लोग आए ना, अब तक जो लोग आए वो तो अपने को ये कह रहे हैं कि प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है। ये पहला व्यक्ति है जो आके अपने को ये बताएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब तक वाले लोग तो सिर्फ ये कह रहे थे कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन ये है, प्रबंधन ये है। इसने कहा कि मैं आपको समझाता हूं कि प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो लोगों ने कहा यार बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आ गए जो जिनको संगठन चला रहे थे, उन्होंने कहा बता, समझा हमें कि प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। जब इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, तब हेनरी फेयोल कहता है कि मेरी 14 बातें आपको गांठ बांध कर ध्यान रखती हैं। 14 बातें आपको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और अपने संगठन में उनको लागू करना है। मुझे बताओ, दो बात होती है, एक होता है नियम और एक होता है सिद्धांत। क्या इन दोनों में अंतर होता है क्या? क्या होता है? नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं क्या, और सिद्धांत आत्मनिष्ठ होते हैं क्या? अरे जो नियम वह होता है जो उस संस्था के, उस संगठन के सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, किसी पर भी अलग तरीके से लागू नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नियम। और जो सिद्धांत वह होता है जो किसी व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष का मत हो, उसे हम लोग सिद्धांत बोलते हैं, जो आत्मनिष्ठ होता है। जैसे मैं कहूं कि संस्थान का नियम है कि सुबह क्लास 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लगेगी, वो सबको मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा है क्या कोई ये कहता है कि नहीं नहीं सर मैं तो 7:30 बजे आऊंगा, मेरे लिए क्लास 7:30 लगाना? नियम वस्तुनिष्ठ होता है, और वस्तुनिष्ठता वह होती है जो सब पर समान रूप से लागू होती है। और सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत किसे कहते हैं आप लोग? अच्छा, सिद्धांत वह होता है जो किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष पर या व्यक्ति विशेष का होता है। जैसे मेरा सिद्धांत यह है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तो क्या पूरी दुनिया 4 बजे उठती है क्या? क्या पूरी दुनिया पर लागू है क्या? मेरा सिद्धांत यह है कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूं, इसका मतलब मुझ पर लागू है। मेरा सिद्धांत यह है कि मैं क्लास में 9 बजे आता हूं, इसका मतलब है, ये आपके लिए बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप एक पर्सनल व्यक्ति है और वो पर्सनल पर ही लागू है। मुझे एक बात बताओ, हेनरी फेयोल जो है, हेनरी फेयोल अपने को ये आकर बताता है कि मैं आपको बताता हूं कि प्रबंधन क्या होता है, और प्रबंधन के लिए आपको कितनी बातें याद रखनी है? 14 बातें। ये 14 बातें प्रबंधन के सिद्धांत होंगे कि नियम होंगे? नियम, सिद्धांत होंगे। हेनरी फेयोल बता रहा है कि प्रबंधन ऐसे करना है, जरूरी है कि इसकी बात को हर संगठन माने? जो जिसको अच्छी लगेगी वो उसकी बात को मान लेगा। इसका मतलब ये क्या है? सिद्धांत है। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए। अच्छा, पहली बार इस दुनिया में प्रबंधन के सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? इसलिए हेनरी फेयोल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कहते हैं। बताओ, फादर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छा, हेनरी फेयोल से पहले का लिखना नहीं है, देखना है। हेनरी फेयोल से पहले के जितने भी लोग थे ना, हेनरी फेयोल के आने से पहले जो प्रबंधन हुआ था ना, उस प्रबंधन को तो हम लोग मानते हैं प्राचीन प्रबंधन। और हेनरी फेयोल के बाद का जो प्रबंधन आया ना, क्योंकि प्रबंधन के विचारधारा में बहुत बदलाव आ गया था, उसके बाद के लोग प्रबंधन को हम लोग बोलते हैं आधुनिक प्रबंधन। इसलिए हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? आधुनिक प्रबंधन का जनक कहते हैं, आधुनिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। इसके बाद और हेनरी फेयोल वह पहला व्यक्ति है जिसने आके प्रबंधन के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। इसने कहा प्रबंधन के जो कार्य होते हैं ना, प्रबंधन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सामान्य कार्य और एक होते हैं विशिष्ट कार्य। अब तक वाले लोग प्रबंधन के केवल और केवल सामान्य कार्य बता रहे थे, कार्यों को 2 भागों में नहीं बांट रहे थे। यह पहला व्यक्ति है जिसने प्रबंधन के कार्यों को 2 भागों में बांटा। एक हो गया प्रबंधन के सामान्य कार्य और दूसरे हो गए प्रबंधन के विशिष्ट कार्य। इसलिए पहली बार विशिष्ट कार्य देने वाला था, इसलिए इसको प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट कार्यों का जनक कहते हैं। अच्छा, मैं आगे समझाऊंगा आपको। जो प्रबंधन के बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने अपनी अपनी एक एक अप्रोच दे दी है। अप्रोच का मतलब है कि प्रबंधन करने का तरीका, प्रबंधन करने का उपागम, प्रबंधन करने का माध्यम। इन्होंने मैनेजमेंट करने का जो उपागम बताया ना, अप्रोच बताया, जो तरीका बताया है, जो मत दिया है इन्होंने, उस मत में हेनरी फेयोल ने सबसे महत्वपूर्ण जिसको रखा है ना, उसको में रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इसने कहा प्रबंधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रशासनिक प्रक्रिया। क्या चीज है? प्रशासनिक प्रक्रिया। इसके लिए हेनरी फेयोल को हम लोग प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक कहते हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया
पंथ, पंथ मतलब एक विचारधारा होगी ना, एक उपागम हो गया। प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ का जनक कहते हैं। ये प्रशासनिक प्रक्रिया या पहली बार एक प्रबंधन में अपनी एक अलग अप्रोच देने वाला व्यक्ति हेनरी फेयोल ही है। इसलिए इस प्रक्रिया को, इस पंथ को हम लोग शास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय मतलब जो परंपरा से चलता आ रहा है और मान्य है, सर्वमान्य है, इसलिए इसे शास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। तो ये शास्त्रीय उपागम का भी क्या माना जाएगा? जनक। देखो लगातार जनक बनता जा रहा है। कौन है? हेनरी फेयोल। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। लिखो, किताब लिख ली इसकी, नीचे ये 5 लाइन लिखनी है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक। फिर लिखो आधुनिक प्रबंधन का जनक, आधुनिक प्रबंधन का जनक। लिख दिया आधुनिक प्रबंधन का जनक। फिर नीचे लिखो प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जनक, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जनक। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जनक। फिर लिखो प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ का जनक, प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ का जनक। प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ का जनक। प्रशासनिक प्रक्रिया पंथ का जनक। और फिर लिख लो शास्त्रीय उपागम का जनक। शास्त्रीय उपागम का जनक। अब एक अलग से इसमें लाइन लिखो, फेयोल ने प्रबंधन के चौदह सिद्धांत, फेयोल ने प्रबंधन के चौदह सिद्धांत एवं 5 विशिष्ट कार्य बताए हैं। फेयोल ने प्रबंधन के चौदह सिद्धांत एवं 5 विशिष्ट कार्य बताए हैं। एवं 5 विशिष्ट कार्य बताए हैं जिनका अध्ययन नेक्स्ट एपिसोड में किया जाएगा। थैंक यू।